Good morning, dear students. This is the lecture of science of class 8 and this is chapter number 8, cell structure and functions. Okay. So, in our previous class we have studied about cells, structure of cells. Okay. Now, let us start organelles present in cytoplasm. ठीक है. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट साइटोप्लाज्म. ठीक है. साइटोप्लाज्म क्या होता है वो हम लोग देख चुके हैं. साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन में होता है और ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. ठीक है. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. ओके. इसके बाद हमने देखा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. So organelles are small structure in cytoplasm that carry out the day-to-day operations of the cell. Now organelles are, first is mitochondria, second is endoplasmic reticulum, third is Golgi body, and fourth is lysosomes, fifth is vacuoles, sixth is ribosomes, and seventh is plastids. Now let us study about mitochondria. So, mitochondria is an important cellular organelle. The word mitochondria has been derived from two Greek words, mito meaning thread and chondrion meaning granule, single mitochondrion. ठीक है. तो देखिए mito meaning thread and chondrion meaning granule. ठीक है. तो देखिए mitochondria जो है एक सिंगुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है. दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रियन जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है. दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है बिकॉज दे आर स्टोर्ड एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल दैट आर रिच इन एनर्जी. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये जो एक मॉलिक्यूल है एटीपी, फुल फॉर्म इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो इसका मॉलिक्यूल रखता है जो कि एनर्जी कंज्यूम करता है. ठीक है. अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ वेरियस शेप बट दे आर मेनली ट्यूबुलर. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल वॉल्स. द इनर वॉल हैज़ वेरियस फोल्ड्स. ठीक है. अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की वैसे तो बहुत सारी शेप्स होती हैं लेकिन ये मेनली क्या होता है ट्यूबुलर. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें डबल वॉल्स होती हैं. इनर वॉल्स जो है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं. नाउ सेकंड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर फाइन ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर forming a link between the cell cytoplasm and the nuclear membrane. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि लिंक बनाती है सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में. ठीक है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is involved in protein synthesis due to the presence of ribosomes on it. Hence, it is called a rough endoplasmic reticulum. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है is involved in protein synthesis यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में योगदान देती है. Due to the presence of ribosomes on it, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. हैंस इट इज़ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस. इट डज नॉट कंटेन एनी राइबोसोम्स ऑन इट. हैंस इट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते इसीलिए इसे स्मूथ कहा जाता है. ठीक है. रफ क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इसे स्मूथ क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. नाउ गोल्गी बॉडीज, दीज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटन सर्क्स, ग्रैनुअल्स, filaments of or rods. They are the delivery system of the cell
and are concerned with the secretion of the cell including enzymes, hormones etc. ठीक है, जो गोल्गी बॉडीज है वो किस में हेल्प करते हैं सेक्रेशन ऑफ सेल इंक्लूडिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा. नाउ द लाइजोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स. लाइजोसोम्स जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स और सुसाइड सैक्स. ठीक है, अब देखिए वैक्यूलस आर कैविटीज filled with a fluid called cell sap. Vacuoles are cavities filled with fluid called cell sap. They are found in the both animal and plant cells, but are much larger in plant cells. ये animal और plant cells दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन plant cells में ज़्यादा पाए जाते हैं. तो vacuoles store food, pigments or any variety of nutrition a cell might need to सर्वाइव. अब देखिए वैक्यूलस में फूड प्रेजेंट होता है, बहुत सारी वैरायटी के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है, अब आगे वैक्यूलस के बारे में देखिए. ये फूड स्टोर करके रखता है वैक्यूलस. दे इवन स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट सो दैट द रेस्ट ऑफ द सेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन. जो वैक्यूलस है वो जो वेस्ट फूड है उसे भी स्टोर करके रखता है. इवेंचुअली द वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेल. और बाद में फिर ये जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाद में एलिमिनेट कर दिए जाते हैं सेल में से. अब है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का क्या काम होता है? राइबोसोम्स आर न्यूमेरस स्मॉल ग्रेनुल्स either floating freely in the cytoplasm or attached to the membrane of the endoplasmic reticulum. देखिए राइबोसोम्स जो हैं वो स्मॉल ग्रेनुल्स होते हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं. साइटोप्लाज्म जो है एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जेली लाइक होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है. तो इस जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स जो है फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं. दीज सिंथेसाइजेज प्रोटीन्स और फॉर दी सेल. ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं सेल के लिए. नाउ प्लास्टिड्स का क्या काम होता है? देखिए प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ अ सेल. अंडरलाइन कर लीजिए, प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स. प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. प्लास्टिड्स which contain the green pigment chlorophyll are called chloroplast. देखिए ऐसे प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, ग्रीन पिगमेंट को आप क्लोरोफिल भी कह सकते हैं, आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, ऐसे प्लास्टिड जो कि ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं उसे आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, प्लास्टिड्स विच कंटेन, अब इस पे भी अंडरलाइन कीजिए, प्लास्टिड्स विच कंटेन colored pigment other than green are called chromoplast. ठीक है, ऐसे प्लास्टिड्स जो कि कलर्ड पिगमेंट कंटेन करते हैं ग्रीन के अलावा कोई भी कलर. ठीक है, तो प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स, कोई भी कलर्स जो है कंटेन करते हैं उसे आप क्रोमोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है, वापस एक बार देख लीजिए बेटा, प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ऐसे प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. और ऐसे प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन के अलावा कोई भी कलर कंटेन करते हैं उसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, विच स्टोर ऑयल. ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ऑयल स्टोर करते हैं. क्लोरोप्लास्ट अलाउ प्लांट टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना जिसमें ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो प्लांट्स को अलाउ करते हैं सनलाइट से एनर्जी लेने के लिए. ठीक है, और फूड बनाते हैं अपना. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. अंडरलाइन दिस. Nucleus is a spherical structure present in the center of the cell. ठीक है, जैसे कि ये सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी.
इट कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटीज एंड एक्ट्स लाइक द सेल्स ब्रेन। अब देखिए न्यूक्लियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल में। ये सेल्स की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है और सेल्स के लिए ब्रेन की तरह काम करती है। ठीक है, तो फिर हम इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। अ न्यूक्लियर envelope surrounds the nucleus and all it contains. The nuclear envelope is a membrane similar to the cell membrane। अब देखिए न्यूक्लियर एनवेलॉप जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एज अ गार्ड काम करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे आप न्यूक्लियर एनवेलॉप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलॉप इज अ मेम्ब्रेन सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलॉप भी एक मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन की तरह। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है? सेल के ऊपर स्किन की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है इसे। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर एनवेलॉप है वो भी न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, which is around the whole cell and is selectively permeable. Generally, a cell contains only one nucleus, but in some cases more than one nucleus is present. देखिए जनरली तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट कभी कभी कुछ सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, in some cases. Now nucleus consists of 4 parts. न्यूक्लियस में भी 4 parts होते हैं. First is nuclear membrane, second is nucleoplasm, third is nucleus and fourth is chromosomes. First is nuclear membrane, second is nucleoplasm, third is nucleolus and fourth is chromosomes. अब चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं. Now न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहला पार्ट हम जो न्यूक्लियस का देख रहे हैं वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीइंग पोरस अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में से मटीरियल्स के मूवमेंट को अलाउड करती है, यानी मटीरियल्स का बाहर आना और अंदर जाना अलाउड कर देती है. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर शेप इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स अप द न्यूक्लियस. अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं या इसे न्यूक्लियर शेप भी कह सकते हैं. अब देखिए न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं? न्यूक्लियोलस इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे आप न्यूक्लियोलस कहते हैं. अब क्रोमोसोम्स देखिए, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप क्रोमोसोम्स कहते हैं. क्रोमोसोम्स कैरी क्रोमेटिन विच इज मेड ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन. क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिन होते हैं जो कि डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल. आप जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इनसाइड द सेल. अब देखिए डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर बनाते हैं, कंपोज करते हैं. द क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स हेल्प इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. देखिए पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. देखिए हम जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल हैं. दैट मीन्स ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स का ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स में से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स ये क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स ये जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. ये पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म. अब देखिए सेल्स आर यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यूज. अब देखिए टिश्यूज किसे कहते हैं? सेल्स ग्रुप बना लेते हैं आपस में और फिर उन्हें टिश्यूज कहते हैं. ठीक है, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म.
ठीक है, अब देखिए सेल्स जो हैं ग्रुप बनाकर क्या क्या बनाते हैं। सेल्स जो हैं आपस में ग्रुप बना लेते हैं और मिलकर टिश्यूज फॉर्मेट करते हैं। टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स फॉर्मेट करते हैं। ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन्स बना देते हैं, यानी कि पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और फाइनली पूरे ऑर्गन सिस्टम से फिर बनता है एक ऑर्गेनिज्म। फाइन, अब देखिए पूरी प्रोसेस क्या होती है। हम सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि सब कुछ सेल से ही स्टार्ट हो रहा है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेट होना स्टार्ट हो रहा है सेल्स से। कैसे, देखिए सेल्स जो है सबसे छोटी चीज सेल्स। सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि बिल्डिंग में पहला ब्लॉक रखा जाता है ना, वैसे ही पूरी बिल्डिंग को बनाने में जो पहला ब्लॉक रखा जाता है उसी तरीके से सेल है पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए पहली सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेल्स ग्रुप होते हैं। सेल्स ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर टिश्यूज फॉर्मेट करते हैं। टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स फॉर्मेट होते हैं। टिश्यूज ग्रुप बनाते हैं और ऑर्गन्स फॉर्मेट होते हैं। ऑर्गन्स बहुत सारे बना दिए जाते हैं तो पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया। ऑर्गन सिस्टम फाइनली एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो सेल क्या हो गया, सबसे छोटी इकाई जो कि पूरी स्ट्रक्चर को यानी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रही है। अब देखिए टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, इसे अंडरलाइन कीजिए। A tissue is a group of cells of the same size, shape and function. Example, nerve tissues, muscle tissues, etc. अब देखिए टिश्यूज क्या होता है, हमने अभी देखा सेल्स ग्रुप बनाकर टिश्यूज बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि a tissue is a group of cells of the same size, shape and function. और टिश्यूज का एग्जाम्पल है नर्व टिश्यू और मसल्स टिश्यू। Now, a structure that contains more than one type of tissue is known as organs. ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज होते हैं उन्हें ऑर्गन्स कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि सेल्स ग्रुप बनाकर टिश्यूज बनाते हैं, यानी कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। अब टिश्यूज ग्रुप बनाकर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम देखिए। A number of organs work together to carry out a specific function. A group of organs working together is called organ system. जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि बहुत सारे organs का ग्रुप जो है उसे आप organ system कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया है। एग्जाम्पल्स आर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम एटसेट्रा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ ग्रुप बनाकर काम करते हैं। सर्क्यूलेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ ग्रुप बनाकर काम करते हैं, और नर्व सिस्टम में भी। अब देखिए पूरी प्रोसेस देखिए। सबसे पहली सबसे छोटी, और जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, बिल्डिंग इसी से बनती है। सबसे पहला ब्लॉक वो है सेल, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है उसकी सबसे पहली यूनिट है सेल, यानी कि पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो सेल की वजह से होता है। अब देखिए सेल ने ग्रुप बनाकर बनाया टिश्यू। टिश्यूज का ग्रुप जो है उसे आप ऑर्गन कहेंगे। ऑर्गन का जो ग्रुप होगा उसे आप ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। ऑर्गन सिस्टम ने पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया। ठीक है, अब देखिए The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organism. अब देखिए जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ना, जैसे कि हम ह्यूमंस जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, और कुछ एनिमल्स भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल होते हैं जिनमें सिंगल सेल्स होते हैं, उनके जो सेल्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब देखिए कैसे, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। द सेल विच लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, mitochondria and other organelles are called prokaryotic cells. Pro means primitive and karyon means nucleus. Yes, so जो cells which lacks membrane बाउंड न्यूक्लियस। अब देखिए ऐसे सेल्स जिसमें कि अभी हमने देखा कि बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते।
ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब क्यों नहीं होते, देखिए बैक्टीरियल सेल जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, यूनिसेल्यूलर बैक्टीरियाज, ठीक है, तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये ध्यान रखिएगा बेटा, अंडरलाइन कर लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो दूसरे ऑर्गेनल्स जिनके बारे में आपने स्टडी किया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियस को बाउंड करने वाला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को आप प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में उसको बाउंड करने वाला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को आप प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, दी सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड, अब देखिए दी सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स सेल्स। ठीक है, अब देखिए अभी हमने देखा कि ऐसे न्यूक्लियस मतलब ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता उन्हें आप प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और ऐसे सेल्स जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन्हें आप यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, द सेल्स विच डज नॉट कंटेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये नॉर्मली बैक्टीरियाज के साथ और ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ होता है। ठीक है, अब ऐसे सेल्स जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे आप यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा बाकी सभी ऑर्गेनिज्म जो है यूकैरियोट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे तो क्या है? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद देखिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसे फिक्स साइज देता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को फिक्स साइज देता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो जाएगा बिकॉज इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसमें स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, इसमें लार्जर राइबोसोम्स होते हैं। अ सिंगल लेंथ ऑफ डीएनए, सेवरल लेंथ ऑफ डीएनए, नो अदर सेल ऑर्गेनल्स, सेवरल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। इसमें एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। एग्जाम्पल्स बाकी सभी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़कर बाकी सभी, लाइक यूग्लेना, एमीबा एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइन। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। अब प्लांट्स और एनिमल सेल्स में कंपैरिजन हम लोग देखते हैं। देखिए, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स।
Plant cells. The cell wall is present. It is rigid and present outside the cell membrane. सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में, ये रिजिड होती है और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है. एनिमल सेल्स में देखिए सेल वॉल इज एब्सेंट, क्योंकि हमने देखा था कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है और किसी में नहीं. यहाँ पर सेल वॉल इज एब्सेंट. द आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब इसमें देखिए प्लास्टिड्स अकर्स इन साइटोप्लाज्म. यहाँ नो प्लास्टिड्स आर फाउंड. यहाँ सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, यहाँ पर सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट. नाउ लार्ज वैक्यूलस फील्ड विद सेल सैप आर प्रेजेंट. यहाँ पर वैक्यूलस इफ प्रेजेंट आर स्मॉल एंड टेम्परेरी. अगर यहाँ पर वैक्यूलर प्रेजेंट भी होता है तो स्मॉल और टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए. इधर सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन सेल्स ऑफ लोअर प्लांट, एग्जाम्पल फर्न्स. यहाँ सेंट्रियोल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट. यहाँ पर लाइजोसोम्स आर एब्सेंट और इसमें लाइजोसोम्स आर present. So these are the differences between plant cell and animal cell. Okay, so this is our chapter number 8. This was our chapter number 8 and now this is completed. So that's all for today. Thank you and have a nice day.